हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कोई उन्होंने नीचे नंबर लाइन सी दी है, एक डायरेक्शन के लिए दे रखा है, आप नंबर लाइन मान सकते हो इसको। तो इस तरह से कोई बिंदु ए है और कोई लड़की है रीता, वो बिंदु ए से बी यहां तक की जो दूरी है वो बताई गई है 20 किलोमीटर। तो जो रीता है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वो डायरेक्शन बता दी गई है कि ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन है वो पूर्व है, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व। तो ए से बी की तरफ दूरी तय की है रीता ने 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। आगे बढ़ते हैं। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। क्या कहा है? उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से। अब ये सड़क है, ये इसी के अनुदिश यहां से अब ए से बी तक वो पहुंच चुकी है 20 किलोमीटर की दूरी तय करके, और इसी बिंदु से वो पश्चिम की तरफ अर्थात दूसरी तरफ इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहां से 20 तो ये है, इससे और आगे ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए यहां तक की दूरी, ये दूरी है 30 किलोमीटर और यहां पहुंचती है, मान लीजिए इस बिंदु को मैं सी ले लेता हूं, इस बिंदु पर पहुंच गई, सी पर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी, पूर्व की ओर, यही पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। अगर पूर्व दिशा की तरफ जो दूरी तय की है रीता ने, उसे हम धनात्मक मानते हैं, तो आगे क्या पूछा गया है कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? पश्चिम, इस डायरेक्शन में जो दूरी तय की है उसे कैसे दर्शाओगे? अगर मान लीजिए मैं इस ए बिंदु को यहां मैं शून्य मान लेता हूं कि ये शून्य बिंदु है एक संख्या रेखा की तरह, और इसके दाईं तरफ की अगर दूरी को हम धनात्मक दर्शाते हैं, मान लीजिए -20, तो ये बाईं तरफ की जो दूरी है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो संख्या रेखा है उसके दाईं तरफ की दूरी धनात्मक और बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक। तो ठीक उसी प्रकार से यदि दाईं तरफ या पूर्व की दिशा की ओर की जो दूरी है वो धनात्मक मानी जाएगी, तो पश्चिम की ओर जो है दूरी तय की गई दूरी, उसे हम कैसे मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। तो एक तो ये बात पूछी गई थी पहले जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें तो ये बात पूछी गई है कि पश्चिम दिशा में जो तय की गई दूरी है आप कैसे निरूपित करोगे? तो हम कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक, अर्थात इस दूरी को हम घटा 30 के रूप में निरूपित करेंगे। ये तो पहले पार्ट का आंसर था। आगे पढ़ते हैं। और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? अब यहां आ जाइए, ये बिंदु ए है और ये उसकी अंतिम स्थिति है बिंदु सी, जिसको हमने माना है। हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु सी है इसे किस पूर्णांक द्वारा निरूपित किया जाएगा। ये तो कंफर्म है कि बाईं तरफ है, तो जो भी पूर्णांक है वो ऋणात्मक है। कितना ऋणात्मक है कैसे निकालोगे? यहां लिखोगे ए से बी तक की दूरी, बिंदु ए से बी की दूरी कितनी है? अगर हम लेते हैं ए से बी की दूरी है 20 किलोमीटर, यहां मैं लिखता हूं 20 किलोमीटर, उसको बाद में करते हैं 20 किलोमीटर। और बिंदु बी से सी की दूरी, अगर सी की दूरी है तो वो कितनी है? 30 किलोमीटर। लेकिन यदि हम यहां देखते हैं 30 किलोमीटर, तो ये पश्चिम दिशा में तय की गई है, और जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि पश्चिम दिशा में तय की है, तो पश्चिम में हमने माना है इसे ऋणात्मक, तो हम इसको घटा 30 लिख सकते हैं, घटा 30 किलोमीटर। अब बिंदु ए से सी तक की दूरी पूछी, अंतिम स्थिति। बिंदु ए से अंतिम स्थिति किसकी? रीता की अंतिम स्थिति है। रीता की या बिंदु सी की कहो, रीता की अंतिम स्थिति क्या होगी? अब हमें देखना है कुल कितनी दूरी तय करेगी, और कुल की बात होगी तो हम क्या करेंगे? अंतिम स्थिति निकालने के लिए दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? जोड़ कैसे करेंगे? अंतिम स्थिति 20 प्लस दूसरी दूरी
ये पहली तो ए से बी तक की दूरी है, दूसरी बी से सी तक की। तो कुल दूरी कितनी तय की है? 20 घटा 30 बराबर है घटा 10। एक जमा एक घटा, घट जाएंगे चिन्ह जो बड़ी संख्या के साथ है तो घटा। तो हम इसके अंतिम स्थिति क्या है? यहाँ घटा 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आशा है आप समझ गए होंगे कि अंतिम बिंदु जो है ए से अंतिम बिंदु अर्थात सी की जो दूरी है, जो स्थिति है, वो किस पूर्णांक से निरूपित होगी? घटा 10 से। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दो वर्ग दिए गए हैं। ऊपर लिखा है ये दो मायावी वर्ग में से, इन दोनों में से एक वर्ग मायावी है। अब मायावी का क्या अर्थ है? मायावी वर्ग वो वर्ग है जिसमें स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण उन सब का योग समान होता है। क्या लिखा है? प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति कौन सी होती है? ये पंक्ति है इस तरह से, जो ये इस डायरेक्शन में है अर्थात हॉरिजॉन्टल जो है अक्षैतिज रेखा में, ये तो है इस तरफ की तो है, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये पंक्ति है। उसी तरह स्तंभ का अर्थ है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर जो दूरी इस साइड की, तो ये है स्तंभ। अब विकर्ण की बात, चलो हम यहां लेते हैं, एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए अगर इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, ये है सारे की सारी इस दिशा में पंक्ति है, और जो वर्टिकल है, जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये जो नीचे की तरफ, ये क्या है? स्तंभ है। और विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण या किसी चतुर्भुज का विकर्ण आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे वर्ग के विकर्ण की बात है यहाँ, तो वर्ग के जो आमने सामने के कोण है उनको मिलाने वाली रेखा विकर्ण है। तो ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। वर्ग की बात करें तो वर्ग में दो विकर्ण है। तो हमें ये जो दो वर्ग दिए गए हैं उसमें देखना क्या है कि दोनों वर्गों में से जो अंक दिए गए हैं, इन वर्गों के अंदर 9 खाने बनाए गए हैं, तो इन 9 खानों के अंदर जो अंक दिए गए हैं उनका स्तंभ के अगर जोड़ करें ऊपर से नीचे की तरफ, अगर पंक्ति में जोड़ करें बाएं से दाएं की तरफ, या फिर विकर्णों का जोड़ करें तो एक समान आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो वर्ग क्या कहलाएगा? मायावी वर्ग कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी स्तंभ का जोड़, जो स्तंभ के अंदर जो अंक दिए गए हैं उनका जोड़, और जो पंक्ति में अंक दिए गए हैं उनका जोड़, और जो विकर्ण है उसके अनुदिश जो अंक है उनका जोड़, अगर सबका बराबर आता है तो वो वर्ग मायावी वर्ग कहलाएगा। अब हम पहले इस वर्ग को लेते हैं। मान लीजिए पहला वर्ग है। अब हम पहले इसके स्तंभों का जोड़ करते हैं। स्तंभ ऐसे जोड़ करते हैं, 5 घटा 5 0 जोड़ते हैं, 5 जमा में घटा 5 जमा 0 जोड़िए, 5 और घटा 5 क्या हो गया? 5 घटा 5 0 जमा के 5 घटा के 5 कितने हो गए? 0 जमा 0 0 ही हो गए। तो इसकी लेते हैं दूसरी लाइन का, घटा 1 घटा 2, घटा 1 जमा में घटा 2 जमा में 3। देखते हैं घटा 1 और घटा 2 कितने हो गए? घटा 3 और जमा 3 0। इसमें लेते हैं तीसरा जो स्तंभ है, घटा 4 जमा में 7 जमा में घटा 3 क्या हो जाएगा? घटा 4 जमा 7 घटा 3, घटा 4 घटा 3 घटा 7 और जमा 7 0। इसका मतलब जो स्तंभ है वो तो तीनों का योग कितना है? 0 है। तीनों जो स्तंभ है, पहले वर्ग के तीनों स्तंभ है, इनका योग, इसका योग भी 0 आया, इसका भी और इसका भी। ऐसे अगर हमने जोड़ा है तो ये स्तंभ है, तो इस प्रकार इनका जोड़ 0 है। अब हम पंक्तियों का जोड़ देखते हैं। घटा 1 घटा 4 कितने हो गए? घटा 5 और जमा के 5 ये है 0। उसी तरह इसको देखते हैं, घटा 5 और घटा 2 दोनों का जोड़ घटा 7, ये जमा का 7, घटा 7 और जमा 7 फिर 0। यहां देखते हैं 3 घटा 3, 3 और घटा 3 का योग 0 जमा 0, ये भी 0। इसका मतलब पंक्ति का जोड़ भी 0 है, स्तंभ का जोड़ भी 0 है। अब विकर्ण देखते हैं, विकर्ण कौन से हैं इसके? विकर्ण
विकर्ण में कौन कौन से अंक शामिल होंगे, ये है विकर्ण का, ये मैंने इसको कर दिया है सर्कल। अब देखते हैं घटा 2 घटा 3 घटा 5 और जमा के 5, तो विकर्ण का भी कितना आया, पहले विकर्ण का योग 0। अब दूसरा विकर्ण देखते हैं, दूसरा विकर्ण जो है उसे देखते हैं हम। अब देखते हैं घटा 4 घटा 2, ये आ गया घटा 6 क्योंकि 0 है। इसका मतलब ये जो विकर्ण है, बाकी तो जितने भी स्तंभ थे, 3 स्तंभ थे, तीनों का जो शून्य है, 3 पंक्तियां थी तो सारे जो अंक थे उनका योग भी 0। एक जो विकर्ण था इसका देखा हमने घटा 2 घटा 3 घटा 5 और जमा 5, ये भी 0। लेकिन ये जो विकर्ण है दूसरा, इस विकर्ण के अंकों का योग आया है घटा 6। इसका मतलब ये जो वर्ग है जो दिया गया है ये तो मायावी वर्ग नहीं है। कब होता, यदि इस जो विकर्ण है इसके अंकों का जोड़ भी अगर 0 आ जाता तो ये विकर्ण भी मायावी होता। तो ये तो है नहीं, पहला वर्ग नहीं। अब इसी प्रकार हम दूसरे वर्ग में देखते हैं। पहले हम स्तंभों का जोड़ करते हैं, ये स्तंभ है, ऊपर से नीचे जोड़ते हैं। 1 घटा 4 घटा 6, 1 जमा में घटा 4 जमा में घटा 6, कितने हो जाएंगे, 1 घटा 4 घटा 6, 6 और 4 10, 10 में से गए 9 घटा 9, तो इसका जोड़ आया घटा 9। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे स्तंभ का घटा 10 घटा 3 जमा 4, 10 और 3 13, घटा 13 जमा 4 घटा 9, यहां भी घटा 9। अब तीसरे स्तंभ में देखते हैं 0 जमा में घटा 2 जमा घटा 7, ये हो जाएगा घटा 2 घटा 7 अर्थात घटा 9। तीसरे स्तंभ का योग भी कितना आया है, घटा 9। तो स्तंभों का तीनों का योग है घटा 9। अब इनकी पंक्तियों का योग देखते हैं। पंक्ति अब इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये पंक्तियां हैं। 1 जमा में घटा 10 जमा 0, 1 घटा 10 जमा 0, 1 में 1 और घटा 10 योग कितना हो गया, घटा 9, तो ये भी घटा 9 पहले का। अगली पंक्ति लेते हैं, घटा 4 घटा 3 घटा 2, तीनों का जोड़ करेंगे, कितना आएगा, घटा 4 घटा 3 घटा 2, 4 3 7 और 2 9, ये भी घटा 9, तो इसका भी घटा 9। तीसरी पंक्ति का देखते हैं, घटा 6 जमा 4 घटा 7, 7 घटा के 4 जमा के 4 बराबर 6 7 13, सॉरी ये 6 था, ये था घटा 6 जमा 4 घटा 7। अब देखते हैं घटा 6 घटा 7 घटा 13 जमा के 4, ये कितना योग है, इसका भी घटा 9। तो इस प्रकार इस वर्ग में भी जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां थी तीनों पंक्तियों में जो अंक थे उनका योग घटा 9 है, इसका भी इसका भी। ठीक इसी प्रकार जो स्तंभ है, स्तंभ में जो संख्याएं थी उन सभी का योग भी कितना है, घटा 9 है। अब हमें देखना है इसके विकर्ण। तो पहले ये विकर्ण लेते हैं और विकर्ण के अंदर देखते हैं कौन सी संख्याएं हैं। अभी इस विकर्ण की बात करें तो इसमें संख्याएं हैं 1 जमा में घटा 3 जमा में घटा 7, 1 घटा 3 घटा 7, 7 और 3 10, 1 घटा 10, कितने बच गए, घटा 9। तो इसका जो विकर्ण है पहले का जोड़ आया घटा 9। अब दूसरा विकर्ण लेते हैं। दूसरा विकर्ण हमारे पास ये है, इसमें संख्याएं कौन कौन सी आई हैं देखते हैं। इसमें संख्याएं हैं हमारे पास 0 जमा में घटा 3 और जमा में घटा 6, जोड़ते हैं घटा 3 जम और घटा 6 और ये 0 0 घटा 3 घटा 6 अर्थात घटा 9। तो ये जो है इसका भी कितना आया, घटा 9। अब इस वर्ग में देखिए, ये जो दूसरा वर्ग है इसके अंदर पहली पंक्ति के जो सारे अंक हैं या संख्याएं हैं उनका जोड़ घटा 9, दूसरी का घटा 9, तीसरी का भी। पंक्तियों का देखते हैं, स्तंभों में तो सबका घटा 9 है, पंक्तियों में भी घटा 9 घटा 9 घटा 9। यदि विकर्ण की बात करते हैं तो इन विकर्णों के अंदर जो संख्याएं हैं उनका योग घटा 9, दूसरे विकर्ण का भी घटा 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा है, दूसरा वर्ग है, जो दूसरा वर्ग है वो कैसा वर्ग है, मायावी। दूसरा वर्ग मायावी है। ऊपर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग मायावी है, तो हम
ने अभी निकाल के देखा और पाया कि दूसरा वर्ग मायावी है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों थे, दोनों हो चुके हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।